आर गुप्ता जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पृथ्वी के परिचय का ये भाग 5 के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूँ, इन्हें देखें और समझने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन, कौन सा घटक है जो वायुमंडलीय परिवर्तन में भूमिका निभाता है? 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। इसका सही आंसर है वायुमंडलीय परिवर्तन में मुख्य भूमिका जलवाष्प और धूलकण मिलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। देखिए, वायुमंडल के संगठन में गैसों के अतिरिक्त जलवाष्प और धूलकण का महत्वपूर्ण नियंत्रण रहता है। जलवाष्प का महत्व वायुमंडल के अन्य घटकों में सबसे अधिक होता है। यह सौरिक विकिरण एवं पार्थिव विकिरण के कुछ भाग का अवशोषण करती है। साथ ही जलवाष्प और सौर विकिरण के अधिक पारदर्शक होने के कारण धरातलीय तापमान को संतुलित बनाए रखने में जलवाष्प और धूलकण सहायता प्रदान करते हैं। जलवाष्प के अतिरिक्त धूलकण भी वायुमंडल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि पक्षाभ मेघ का अर्थ है। तो दोस्तों पक्षाभ मेघ का अर्थ ही एक प्रकार से अधिकतम ऊंचाई पर छितराए रूप में रेशम के सदृश दिखाई देने वाले मेघ होते हैं। तो ये पक्षाभ मेघ का अर्थ हो गया उच्च मेघ, ऑप्शन नंबर सी। आइए इस पक्षाभ मेघ के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए व्याख्या आप लोगों के सामने, पक्षाभ मेघ सबसे अधिक ऊंचाई पर प्रायः छितराए रूप में रेशम के सदृश दिखाई देते हैं। इनका निर्माण छोटे छोटे हिमकणों के द्वारा होता है। जब ये मेघ पृथक पृथक तथा आकाश में अनियमित क्रम में फैले होते हैं तो इनसे स्वच्छ मौसम की पूर्व सूचना मिलती है। किंतु जब ये नियमित क्रम में पक्षाभ स्तरी अथवा मध्य स्तरीय मेघों के साथ दिखाई पड़ते हैं तो ये चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं। पक्षाभ मेघ। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ रहे होंगे। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कोहरा बनने की संभावना कब प्रबल होती है? तो दोस्तों कोहरा बनने की संभावना गर्म धारा तथा ठंडी धारा के मिलन स्थल पर होती है। आइए ऑप्शन के अनुसार देखते हैं, गर्म धारा और ठंडी धारा। गर्म धारा पर शुष्क ठंडी धारा बहती है तो कोहरे का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए में है, बिल्कुल सही है ये आंसर। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। कोहरा बनने की संभावना सामान्यतः गर्म धारा तथा ठंडी धारा के मिलन स्थल पर होती है। उदाहरण के लिए ग्रांड बैंक, जहां लेब्राडोर की ठंडी धारा तथा गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधाराएं मिलती है, कोहरे का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रातः काल काफी मात्रा में ओस बनने का कारण है। प्रातः काल काफी मात्रा में ओस बनने का कारण साफ आसमान और शांत हवाएं होती है। ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या देखिए, ओस का निर्माण प्रायः प्रातःकाल ही होता है। इसका प्रमुख कारण प्रातःकाल तापमान का काफी कम रहना है, जिससे वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर ओस की बूंदों के रूप में पेड़ों एवं अन्य पत्तियों पर दिखाई पड़ते हैं। ओस निर्मित होने की सर्वोत्तम दशाएं शांत हवाएं और स्वच्छ मौसम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ होते हैं? तो दोस्तों मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम मात्रा में निम्न अक्षांशों पर होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में किस देश में सर्दियों के मौसम में भी वर्षा होती है? तो दोस्तों सर्दियों के मौसम में वर्षा नॉर्वे में होती है। ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमपात तब होता है जब। अब दोस्तों क्वेश्चन समझिए कि हिमपात कब होता है। तो हिमपात दोस्तों तब होता है जब वायु का उष्मांक हिमांक से नीचे आ जाए
तो हिमपात हो जाता है। ऐसा ऑप्शन सी में है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीटेरियोलॉजी अध्ययन है। दोस्तों मीटेरियोलॉजी मौसम का अध्ययन है, जो ऑप्शन नंबर सी में है, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लीजिए। मौसम की दशाओं का अध्ययन मीटेरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसमें मौसम में उतार चढ़ाव एवं समय पर होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में बादल अपक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? रेगिस्तान में बादल अपक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? इसका कारण कम आर्द्रता है, ऑप्शन नंबर डी। रेगिस्तानी क्षेत्र कम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। इन क्षेत्रों में प्रायः आर्द्रता की कमी पाई जाती है। आर्द्रता की कमी ही रेगिस्तानी भागों में वर्षा के कम होने का प्रमुख कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमी किस उपकरण से मापी जाती है? तो नमी को ही आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता मापी से मापी जाती है, ऑप्शन नंबर 1। आंसर देख लीजिए, व्याख्या में इसका, नमी आर्द्रता मापी से मापी जाती है, ताप मापी से तापमान मापे जाते हैं, वह जल मापी से वर्षा की माप की जाती है। आर्द्रता मापी को हाइग्रोमीटर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्द्रता निम्नलिखित से संबंधित है। आर्द्रता वायु में नमी से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए क्वेश्चन आ गया फिर, किस्सा आपेक्षिक आर्द्रता साधारणतया नापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता साधारणतया हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। बैरोमीटर के द्वारा वायु दाब तथा लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान की वर्षा आधारित होती है? दोस्तों किसी स्थान की वर्षा समुद्र के पानी के वाष्पीकरण पर आधारित होती है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ व्याख्या में दिया है। तो वर्षा वर्षण का एक प्रकार है जो समुद्र के पानी के वाष्पीकरण से प्राप्त आर्द्रता से होती है। जलीय चक्र में वर्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रवाह के बीच में पर्वतों के आ जाने से जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1। व्याख्या देख लेते हैं इसका। व्याख्या है, उष्ण एवं आर्द्र हवाओं के मार्ग में पर्वतीय भागों के अवरोध के कारण जो वर्षा होती है उसे पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। प्रायः इस प्रकार की वर्षा पवनमुखी ढाल के सहारे ही हो पाती है। पवन विमुखी ढाल वर्षा विहीन ही रहते हैं। मानसूनी वर्षा पर्वतीय वर्षा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, जब भारत में सर्दी होती है तब किस देश में गर्मी होती है? तो दोस्तों जब भारत में सर्दी होती है तो उस समय न्यूजीलैंड देश में गर्मी होती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 1। व्याख्या में देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से सूर्यातप की अधिकांश मात्रा अवशोषित कर ली जाती है, परंतु सूर्यातप को उत्सर्जित नहीं होने देती, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाता है। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसके कारण पृथ्वी पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर, जैरे से नीदरलैंड्स जाते समय निम्नलिखित में से जलवायु प्रदेशों का कौन सा क्रम है? पहला में भूमध्य रेखीय, दूसरा है भूमध्य सागरीय, तीसरा है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, चौथा है पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। आपको 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इसमें सही उत्तर का पता लगाना है। तो जैरे से नीदरलैंड जाते समय पहली जलवायु है भूमध्य रेखीय जलवायु, ये तो होगी।
दूसरा है उसके बाद उष्ण मरुस्थलीय जलवायु मिलती है, उसके बाद भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है, उसके बाद पश्चिमी यूरोपीय जलवायु मिलती है। तो 1 3 2 4 सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1 में है। देख लीजिए व्याख्या भी दिया है कि यदि कोई व्यक्ति भूमध्य रेखा की तरफ से नीदरलैंड्स की ओर जाता है तो उसे निम्न क्रम वाले जलवायु दशाओं का सामना करना पड़ेगा। पहला भूमध्य रेखीय जलवायु, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें एक भूमध्य सागरीय तरह की जलवायु है। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इसका सही आंसर है दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अब कैसे देखते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य मिलते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तटीय भागों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टुंड्रा प्रदेश का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। टुंड्रा प्रदेश का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप शिकार करना है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। कैसे देखिए, उपध्रुवीय क्षेत्रों में विस्तारित टुंड्रा प्रदेश लगभग वर्ष के अधिकांश समय हिमाच्छादित रहता है। वनस्पतियों में ग्रीष्मकाल में कुछ फूल इत्यादि ही विकसित हो पाते हैं। यहाँ के निवासियों एस्किमो, लैप्स आदि की संपूर्ण दिनचर्या इन क्षेत्रों में निवास करने वाले जीव जंतुओं और मत्स्य के शिकार पर ही आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है। तो टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम दोस्तों ध्रुवीय जलवायु है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। करेक्ट आंसर आपका सी नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक तापमान से ध्रुवीय हिम शिखर पिघल जाएंगे। इस कारण यह एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय चिंता है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। पहला है हिम सेल की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, दूसरा है तेल खोज के अवसरों में वृद्धि होगी, ऑप्शन सी है ध्रुवीय भालवों की शिकार क्षेत्रों में कमी, ऑप्शन डी है तटीय और महाद्वीप में आप्लावन, ऑप्शन ई में पानी के नीचे आने वाले भूकंपों की घटनाओं में वृद्धि। तो इसका सही आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तटीय और महाद्वीपीय में आप्लावन। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। कुछ व्याख्या दिया हुआ है ध्रुवीय बर्फ पिघल जाने से समुद्र का जल स्तर ऊपर उठ जाएगा, जिससे तटीय और महाद्वीपीय भागों में आप्लावन आ जाएगा। कई द्वीप डूब जाएंगे तथा कईयों के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। जैव विविधता संकट में पड़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ होगा। तो दोस्तों किसी पिंड का अधिकतम भार जो होता है वह ध्रुवों पर होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में है ध्रुव। आइए इसकी व्याख्या से समझते हैं कैसे। ये रहा व्याख्या आप लोगों के सामने। किसी पिंड का भार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। जहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अधिक होगा वहां पर पिंड का भार भी अधिक होगा। पृथ्वी सतह पर सर्वत्र गुरुत्वाकर्षण एक समान नहीं होता। पृथ्वी के इसी कारण से ध्रुवों पर एक ही पिंड का भार विषुवत रेखा की अपेक्षा अधिक होता है। इसके विपरीत किसी पिंड के द्रव्यमान में गुरुत्वाकर्षण के अंतर के कारण कोई अंतर नहीं आएगा। द्रव्यमान सर्वत्र एक समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर।
क्वेश्चन है किसी स्थान का अक्षांश इसके डैश का सूचक होता है। चार ऑप्शन दिए गए। किसी स्थान का अक्षांश इसके तापक्रम का सूचक होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। व्याख्या देखिए कुछ क्वेश्चन का। अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा से शुरू होकर ध्रुवों पर 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाता है, अतः अक्षांश रेखा इसके तापक्रम की सूचक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिन और रात कब बराबर होते हैं। देखिए ऑप्शन आप लोग, इसका सही जवाब है दिन और रात तब बराबर होते हैं जब सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। सूर्य जब विषुवत रेखा के ऊपर होगा तो दिन और रात बराबर होंगे। देखिए इसको व्याख्या समझते हैं। जब सूर्य विषुवत रेखा पर होता है उस समय दोनों गोलार्धों में सूर्य समान समय तक चमकता है, अर्थात दोनों गोलार्धों में 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन होता है, अतः सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर रहने पर पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्त पृथ्वी पर से 2 तारीखें जब रात और दिन समान अवधि के होते हैं तो वे कहलाती है, वे इक्विनोक्लेज कहलाती है, जिसे इक्विनॉक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है। कैसे देखिए 21 मार्च तथा 23 सितंबर इन 2 तिथियों को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है। इन दोनों स्थितियों को विषुव या इक्विनॉक्स तथा इन दोनों तिथियों को इक्विनोक्लेज कहा जाता है। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मेलबर्न, ऑप्शन नंबर 1। कैसे आइए देखते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, अतः दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को रात सबसे छोटी व दिन सबसे बड़ा होता है। मेलबर्न दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसीलिए यहाँ 22 दिसंबर को रात सबसे छोटी तथा दिन सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वर्ष के 5 मार्च का दिन उसी वर्ष के कौन से तारीख के दिन के बराबर होगा। तो इसका आंसर 7 सितंबर निकलता है। व्याख्या विद्या है कि 21 मार्च तथा 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। 5 मार्च व 7 सितंबर की तिथियों को भी दिन की अवधि समान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर पहुंचती है तो इसे जाना जाता है। दोस्तों जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर पहुंचती है तो इसे संक्रांति के रूप में जाना जाता है। देखिए व्याख्या में दिया है कि जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर पहुंचता है तो इसे संक्रांति के रूप में जाना जाता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा से अधिकतम दूरी पर होता है तो इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। 22 दिसंबर को मकर रेखा से अधिकतम दूरी पर होता है, इसीलिए इसे मकर संक्रांति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। देख लीजिए कितनी दूरी होती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है। परिक्रमा पथ पर पृथ्वी 3 जनवरी को सूर्य के सबसे नजदीक रहता है, इसे उपसौर की स्थिति कहते हैं। जबकि 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है, इसीलिए इसे अपसौर कहते हैं। लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है। तो अभी तुरंत इसका व्याख्या हो चुका था कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी अपसौर के समय होती है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप में यात्रा करती हुई सूर्य के समीप आ जाती है क्या कहलाती है। वैसी स्थिति पेरीहेलियन कहलाती है, जो ऑप्शन नंबर सी में है।
व्याख्या पढ़ते हैं। वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप में यात्रा करती हुई सूर्य के समीप आ जाती है, इसे पेरिहेलियन या उपसौर बिंदु कहते हैं। उपसौर बिंदु निकटतम बिंदु होता है। आइए दोस्तों, कुछ रिवाइज के लिए क्वेश्चन है, देख लीजिए इसे। पहला देखिए क्वेश्चन, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान दिया हुआ है कि 1/.0123। एकदम याद करने का एकदम इजी तरीका, पृथ्वी का अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/.0123 होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से 42.72 किलोमीटर या लगभग 43 होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी की घूर्णन गति भूमध्य रेखा के साथ उच्चतम होती है। चौथा क्वेश्चन इसमें, पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है। उसके बाद है मकर वृत्त 23.5 डिग्री से दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य दोस्तों 38वीं समांतर रेखा है। विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि दोस्तों 12 घंटे की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का 57% है। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। ये रहा नेक्स्ट है, पृथ्वी के अपने कक्षीय तल की ओर झुके होने के कारण उत्तरी ध्रुव में प्रदेश में 6 महीने की लंबा दिन और दक्षिणी ध्रुव प्रदेश में 6 महीने की लंबी रात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत परपटी पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 1% से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित क्षोभ सीमा जिसे ट्रोपोपॉज की ऊंचाई लगभग 17 किलोमीटर होती है। क्वेश्चन में ये आंसर दिया हुआ है, जिसे ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान यमोत्तर रेखा लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ग्रीनविच यूके में पड़ता है, यूके का फुल फॉर्म यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुव का अक्षांश लगभग 90 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसमें, भूमध्य रेखा एक महावृत्त है। आइए और है क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। पृथ्वी पर कोई भी स्थिति उसके अक्षांश और देशांतर से निर्धारित की जाती है। भूस्थल जो समुद्र में प्रक्षेपित है एवं तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर पूर्वी पश्चिम पश्चिम पूर्वी दिशा की समांतर रेखाओं को दोस्तों अक्षांश कहा जाता है। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों ये कि डोलड्रम एक अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण प्रदेश है। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। जय माता दी।